वो एक नदी का किनारा था। वहां एक ऊंचा सा पेड़ था जिस पेड़ पे पारो चिड़िया अपना घोंसला बना के दो बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही थी। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहा करता था जो हर वक्त पेड़ की ओर देखकर सोचता रहता था। न जाने कब वो दिन आएगा कि जब ये नन्हे पक्षी मेरे पेट में जाएंगे। न जाने कितना मुझे इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बस किसी भी तरह करके ये नन्हे पक्षी गिर जाए और मैं एक ही टाइम में दोनों को ही घटक जाऊं। लेकिन पारो बहुत मासूम थी, उसने मगरमच्छ से दोस्ती कर रखी थी। अरे क्या हुआ दोस्त, इस तरह से क्या देख रहे हो? तुम्हें कोई चीज चाहिए क्या? एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तो वो देख रहा हूँ कि जो तुम्हारे दरख्त पर मीठे मीठे फल हैं, मेरे पंख नहीं ना, मैं तो नहीं तोड़ सकता, बस वो ही खाने का मन हो रहा है। मगरमच्छ झूठ बोल देता है। अरे बस इतनी सी बात, तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता। ये लो, मैं अपनी चोंच से तोड़ के तुम्हें फल भेजती हूँ। फिर वो अपनी चोंच की मदद से उसको फल तोड़ के देती है और मगरमच्छ एक ही टाइम में गटक जाता है। अरे जिसके पेड़ के दरख्त इतने मीठे हैं उसके पक्षी क्या होंगे, कब आएंगे ये मेरे मुंह में। अच्छा बच्चों, अब मैं अनाज लाने जा रही हूँ, आप दोनों ने घबराना नहीं है। ये कहते हुए पारो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ के खुद उड़ जाती है। भोजन की तलाश में उसे बहुत दूर तक जाना पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन पारो की सहेली बुलबुल उससे मिलने उसके घर आती है। अरे बच्चों, तुम यहाँ अकेले हो? तुम्हारी माँ नहीं है क्या? मुझे तो तुम्हारी माँ से मिलना था। बुलबुल मौसी, माँ हमारे लिए खाना लेने गई है, आप यहाँ बैठ के इंतजार कर लो, माँ आती ही होगी। हाँ ऐसा ही करती हूँ, इतना दूर से उड़ के आई हूँ, अब फिर तो नहीं जा सकती, मिले बिना मिल के ही जाऊंगी। फिर उसकी नजर मगरमच्छ पे पड़ती है। अरे इस तरह से टुकड़ टुकड़ घोंसले की ओर क्या देख रहे हो? बच्चों को खाने की नियत है क्या तुम्हारी? वो गुस्से से पूछती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो इस पेड़ पे लगे वो मीठे मीठे फल देख रहा हूँ। मेरी दोस्त पारो हर रोज मुझे फल खिलाती है, मैं तो वही ही देख रहा हूँ। बुलबुल को शक तो होता ही है, लेकिन वो फिर भी उसकी चिकनी चिकनी बातों पर विश्वास कर लेती है और उससे कहती है कि पारो आती ही होगी। इतनी देर में पारो चिड़िया भी भोजन की खोज करने के बाद अपने घोंसले की तरफ लौट आती है। अरे बुलबुल बहन, बहुत दिनों बाद आना हुआ है, कैसी हैं? मैं तो आपकी राह देख रही थी, मैंने कहा मेरे दोस्तों ने तो मुझे छोड़ ही दिया। अरे पारो बहन, क्या बताऊं, तुम्हें तो पता है मेरे पति की तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं भोजन के लिए दूर तक नहीं जा सकती। अब मैं गई थी लेकिन मुझे भोजन नहीं मिला, अगर तुम कुछ अनाज मुझे उधार दे दो तो। अरे बस इतनी सी बात के लिए आप इतना झिझक रही हो, अभी लो। फिर वो अनाज की थैली भर के बुलबुल को दे देती है। ये लो अनाज, आखिर एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है, तुम्हें जितना चाहिए हो मुझसे ले लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद, इसीलिए जब भी मुझे जरूरत होती है तुम्हारे सिवा किसी और का ख्याल ही मन में नहीं आता। ऊपर वाले से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उसने मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त दी है। अच्छा पारो बहन, मैं तो अब घर को चलती हूँ, लेकिन जो यहाँ पर मगरमच्छ है नदी में जो तुम्हारे घोंसले की ओर देखता रहता है, मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। साधारण रहना, ऐसा ना हो, तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। ये कह के बुलबुल वहां से चली जाती है। पारो मन ही मन सोचती है, बुलबुल बहन ने ऐसा क्यों कहा होगा? अगर उसने कहा है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। फिर वो मगरमच्छ से दूर ही रहने लगती है और अपने काम से काम रखती है।
अरे दोस्त, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझसे बात भी नहीं करती। क्या कोई गलती हो गई है मुझसे? खफा तो नहीं? अरे नहीं नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं अपने काम में ही मसरूफ रहती हूँ, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता कि तुमसे बातें किया करूँ। ये कह के पारो अपने बच्चों के भोजन की खातिर उड़ जाती है। मगरमच्छ कहता है, मुझे इसकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे लगता है इसको मुझ पर शक हो गया है। अगर इसको मुझ पर शक हो गया है तो मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करने वाला। मैं आज ही इसके बच्चों को घटक जाऊंगा। उसी दिन एक कबूतर और उसके बच्चे नदी से पानी पी रहे होते हैं कि उसी वक्त मगरमच्छ आके उसके दोनों ही बच्चों को घटक जाता है। खा गया, वो जालिम मेरे दोनों ही बच्चों को खा गया। जालिम, तुम्हें क्या मिल गया मेरे बच्चों को खा के? ए भगवान, मैं अब क्या करूं? मेरे बच्चों को खा गया ये जालिम। कबूतर बहुत रोती है और फिर वहां से नाउम्मीद होके उड़ जाती है। ये सारा नजारा ऊपर बैठे हुए पारों के बच्चे देख रहे होते हैं और वो कहते हैं, ये जालिम मासूम पंछियों को खा गया। जैसे ही माँ आएगी हम माँ को बताएंगे। अच्छा, तो तुम माँ को बताओगे ये सारी बात? इसके लिए तुम जिंदा भी बचोगे तो फिर ना मैं तुम्हें अभी ही खा जाऊंगा। ये कहते हुए मगरमच्छ दरख्त के तने को जोर जोर से हिलाने लगता है और इससे घोंसला और दरख्त भी हिलने लगता है। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और वो रोते हुए कहते हैं, मत करो, ऐसा मत करो, हमें बहुत डर लग रहा है, हमारे साथ ऐसा मत करो। माँ माँ, तुम किधर रह गई? माँ जल्दी आओ, हमें डर लग रहा है। पारो चिड़िया भी भोजन ला के लौट रही होती है। उसी लम्हे पारो चिड़िया भी अपने घोंसले में पहुंच जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को मार डालना चाहते हो क्या? कैसे कर रहे हो? मत करो ऐसे। हाँ, मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। बहुत ही दिनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं कर सकता। अभी अभी कबूतर के बच्चों को भी मैंने घटका है। वहीं पर बुलबुल आ जाती है और बुलबुल कहती है, घबराओ मत, अपने बच्चों को उठाओ और यहाँ से चलो। मैंने तो तुम्हें पहले ही साधारण रहने को कहा था। इसकी आंखें और इसकी नीयत मुझे अच्छी नहीं लगी थी। फिर पारो अपने दोनों ही बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाए बुलबुल के घर चली जाती है। कुछ दिन वो बुलबुल के घर रहती है और बाद में अपना घोंसला बना के कहीं दूर रहने लगती है। बाय बाय। दूर एक जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वो सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर और बहुत खुश होकर रहते थे। उनमें से एक चिड़िया बोलती है, न जाने कब इंसान दरख्त काटना छोड़ेंगे। जब से इंसानों ने बहुत दरख्त काटना शुरू किए तब से गर्मी कितनी बढ़ गई है। हम पक्षियों के लिए तो रहना ही मुश्किल हो गया है। सच कहती हैं आप टूनी बहन, इंसान अपने आरसी फायदे के लिए दरख्तों को काट रहे हैं, जिससे हम पक्षियों को और खुद उन इंसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। न जाने कब उनको समझ। हमारे बड़े बताया करते हैं कि पहले गर्मियों में इतनी गर्मी ना होती थी और ना ही कोई पक्षी अपनी जान से जाता था, लेकिन अब तो गर्मी की वजह से पक्षी अपनी जान भी दे देते हैं। बहुत गर्मी होने लगी है अब। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप टूनी बहन, अब इन गर्मियों में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। एक नहर का ही सहारा है। इस नहर में हम पक्षी नहा के अपनी गर्मी जरा दूर कर सकते हैं। गोरी, गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा है। एकदम से कितनी ही गर्मी आ गई है। पहले इतनी गर्मी तो ना थी। हाँ हाँ, तुम तो मरना गवारा कर लोगे गर्मी से, लेकिन नहाओगे नहीं। कितनी दफा गए नहर में जाके नहा लिया करो, कितनी ही बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर में से।
इस बदबू की वजह नहाना नहीं है। तुम जितना मर्जी नहा लो, तुम्हारे शरीर में से बदबू नहीं जाएगी। अब तुम तो नहाती हो, अपना सुनाओ, लेकिन बदबू तो तुम्हारे शरीर में से भी कितनी आ रही है। अच्छा अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को और आओ नहर में नहाने चलते हैं। मैं भी उधर आ रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, जाके नहाते हैं। तुम जब एक बार नहा लोगे तो फिर तुम नहाए बिना रहोगे ही नहीं। आके नहा के देखो तो सही। फिर वो दोनों नहाने के लिए नदी के पास उड़ जाते हैं। कालू तो नहाने में बहुत आलसी था, लेकिन गोरी के ताने सुनने के बाद वो भी नहाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों नदी में नहा रहे होते हैं कि कालू कहता है, अरे गोरी, ये तो बहुत अच्छा पानी है, कितना ठंडा ठंडा पानी है। मेरी तो सारी ही गर्मी दूर हो गई है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। यूं ही मैं अब तक नहीं नहाता था, नहाने में तो कितना ही मजा आ रहा है। यूं लगता है पूरे साल की गर्मी दूर हो गई है मेरी आज तो। ओहो कालू जी, यही तो मैं आपको बताती थी, यही तो मैं आपको समझाती थी कि नहाने में बहुत मजा आता है। शरीर की बदबू भी दूर हो जाती है और गर्मी भी दूर हो जाती है। एक आप ही थे जो नहाने का नाम ही नहीं लेते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तो ये रोज का ही काम था कि सारे ही पक्षी अपनी गर्मी दूर करने के लिए नदी में नहाने लगते। ठंडे ठंडे पानी से नहा के उनकी गर्मी दूर हो जाती और उनको बहुत अच्छा लगता। और पानी पीने के लिए भी तो वो उसी नदी का ही सहारा लेते थे। जिस पक्षी को भी प्यास होती वो अपनी प्यास बुझाने के लिए भी उसी नदी से ही आके पानी पीता। अब गर्मी दूर करने के लिए और प्यास बुझाने के लिए यही नदी ही इस्तेमाल होने लगी थी, इसीलिए नदी का पानी अब बदबू वाला हो गया था। पारो चिड़िया और मिट्ठू तोता भी नहाने के लिए नदी की तरफ आने लगते हैं। नहाए बिना तो किसी भी पक्षी का गुजारा ना होता था, गर्मी जो इतनी ज्यादा थी। मिट्ठू तो जाते साथ ही नहाने लगता है। अरे पारो बहन, तुम नहीं नहाओगी? नहीं नहीं मिट्ठू भैया, आप नहा लो, मैं सुबह ही नहाई थी, मैं अब नहीं नहाऊंगी। पारो मन ही मन में सोचती है, हम इसी नदी से ही नहाते हैं और इसी से ही पानी पीते हैं, कहीं हम बीमार ही ना हो जाएं। पानी तो नदी का अब बिल्कुल बदबू वाला हो गया है और उसी को ही हम पीते हैं, इस तरह से हम में बीमारियां ना पैदा हो जाएं। पारो का डर सही साबित होता है। सारे ही पक्षी अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। कोई कहता है मेरा बच्चा बीमार है, तो कोई खुद बीमार हुआ है। किसी पक्षी को पेट दर्द की शिकायत होती है तो किसी को बुखार आ जाता है। इसी तरह से सारे पक्षी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अगली सुबह को जब पारो अपने बच्चों की भोजन की तलाश के लिए निकली होती है तो कुकू बहुत रो रहा होता है। उसके पेट में दर्द होता है और वो अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा होता है। इधर बाकी सब पक्षियों की तरह पारो भी बच्चों के भोजन की खोज के लिए निकली होती है। उसको बच्चों के लिए भोजन मिल जाता है और वो भोजन को लेके अपने बच्चों के पास जाती है तो सामने से देखती है कि माँ, माँ कब आओगी आप? मुझे दर्द है, मुझे बहुत दर्द है, मेरे पेट को दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, ये क्या? कुकू को तो पेट में दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जो मुझे डर था वैसा ही हो रहा है। शायद हमारी बीमारियों की यही पानी ही वजह बन रहा है। चलो मैं डॉक्टर टिंकू के पास जाती हूँ। फिर पारो डॉक्टर टिंकू चिड़ा को सारी बात बताने के लिए चली जाती है और डॉक्टर टिंकू चिड़ा को बुलाने के लिए कि वो कुकू का इलाज कर सके पारो उड़ जाती है। पारो डॉक्टर टिंकू के अस्पताल में पहुंचकर सारी बात डॉक्टर टिंकू को बता देती है कि किस तरह से सभी पक्षी बीमार हो रहे हैं और तो और अब तो कुकू के पेट में बहुत दर्द है और वो आके उसका इलाज कर ले। डॉक्टर टिंकू देर ना करते हुए पारो के साथ उसके घर आ जाते हैं और कुकू को चेक करते हैं। अरे अच्छे कुकू, क्या हो गया तुम्हें? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बस तुम फिक्र ना करो, अभी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब खैर तो है ना? क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्यों उसके पेट में इतना दर्द हो रहा है? कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं?
पारो, गंदा पानी पीने की वजह से सभी पक्षियों के साथ साथ तुम्हारा कुकू भी बीमार हो गया है और उसके पेट में इसीलिए ही दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। कब तक ऐसा चलता रहेगा? पारो चिड़िया, इस समस्या का एक ही उपाय है कि हम सब एक वॉशरूम बनवा लें अपने जंगल में, ताकि उसी में ही हम नहाया करें और ये नदी का पानी को हम पाक साफ रखें, इसको सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करें। पारो देर न करते हुए पक्षी मिस्त्री से मिलती है। अगर आप लोग मुझे लकड़ियां इकट्ठी करके देंगे तो मैं 300 चावल के दाने लूंगा, लेकिन अगर मैं लकड़ियां भी खुद से ही लगाऊंगा तो पूरे 500 चावल के दाने लगेंगे। क्या हुआ पारो, तुमने हमें सुबह ही सुबह किस लिए बुलाया है? हम सबको अपने अपने घरों से निकल के यहाँ आना पड़ा। टूनी बहन और सारे ही पक्षी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हम सब बीमार हो रहे हैं और अब हमें जरूरत है कि एक वॉशरूम बनवाएं जंगल में। इसके लिए मैंने मिस्त्री पक्षी से बात की है। वो कहते हैं कि 500 दाने लूंगा चावल के, लेकिन अगर आप मुझे लकड़ियां इकट्ठी करके देंगे तो ये वाला काम 300 दाने चावल में ही हो जाएगा। तो आप सभी क्या कहते हैं? तो फिर तय हुआ पारो बहन, मेहनत करने में तो कोई हर्ज नहीं। हम सभी पक्षी मिस्त्री पक्षी को लकड़ियां इकट्ठी करके देंगे और सब पक्षी मिलके 300 चावल के दाने भी देंगे। इस तरह से हमारे जंगल में वॉशरूम बनेगा। तो फिर ठीक है, हम सभी चावल के दाने इकट्ठे करके कल ही सुबह मिस्त्री पक्षी को जाके देंगे और लकड़ियां भी इकट्ठी करेंगे। बस फिर क्या था, ऐसा ही होता है। सारे पक्षी लकड़ियां इकट्ठी करके मिस्त्री पक्षी को देते हैं और मिस्त्री पक्षी बहुत ही जल्दी खूबसूरत सा वॉशरूम बनाकर उनको दे देता है। सभी पक्षी लकड़ियां इकट्ठी करके मिस्त्री पक्षी को देते गए और मिस्त्री पक्षी ने 2 से 3 दिन के अंदर खूबसूरत सा सुंदर सा वॉशरूम तैयार करके पक्षियों को दे दिया। वॉशरूम तो बहुत ही सुंदर था और अब पक्षियों की तो खुशी की कोई हद ही ना थी। वो सारे पक्षी बारी बारी वॉशरूम में ही नहाते और इस तरह से वो अपने वक्त को एंजॉय करते। अब तो नदी का पानी भी साफ हो गया था और उसके अंदर से बदबू भी खत्म हो गई थी, और जबकि पक्षियों को भी अब पहले से ज्यादा मजा आने लगा था, क्योंकि वो अपनी बारियां लगा के वॉशरूम में ही नहाया करते थे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।